गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं पूनम नायक आज आपके लिए लाई हूँ साइंस का एक न्यू टॉपिक सेल्स। आज हम सेल्स की बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे, तो आप बने रहे हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पे। थोड़ा तो आप सेल्स के बारे में जानते ही होंगे कि सेल्स क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अब जान जाएंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? कोशिका यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की एक इकाई है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सजीव शरीर की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका शरीर क्या है कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। हमारे शरीर में कई जैसे बहुत सारे सिस्टम है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। हमारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं इन सिस्टम्स के अंदर ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है इनकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल्स। तो सेल्स जो है आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है सजीव शरीर की। ऑल राइट स्टूडेंट, अब आप थोड़ा तो कोशिका के बारे में जान ही गए होंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल की डिस्कवरी की। सेल किसने डिस्कवर की? सबसे पहले जो सेल देखी थी रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई। इन्होंने कॉर्क स्लाइड ली, कॉर्क स्लाइड का अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि जो कॉर्क स्लाइड है उसके अंदर हनी बीन जो होती है, मधुमक्खी होती है, के छत्ते के समान हेक्सागोनल पोर पाए जाते हैं, जिन्हें इन्होंने सेल्स नाम दिया था। सेल्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम, एक स्मॉल चैम्बर। ये सेल्स है एक स्मॉल चैम्बर की जैसी ही है। लिविंग जो कोशिका है उसका खोजने का श्रेय रॉबर्ट हुक को एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी, स्वच्छ तालाबीय स्पायरोगाइरा जो एल्गी है, इन्होंने उसका अध्ययन किया और उसकी स्टडी की और सेल्स के बारे में बताया। इन्होंने न्यूक्लियस वगैरह मतलब जो सेल के जो ऑर्गन्स थे उनको ही खोजने में सफल हो सके। अब हम बात करते हैं दो वर्ड सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी की। ये जो सेल बायोलॉजी है और साइटोलॉजी है, इन दो वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? तो हम पहले बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। सेल जो बायोलॉजी है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं फंक्शंस की, स्ट्रक्चर की और रिप्रोडक्शन की। साइटोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टडी की जाती है सेल स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी किसने दी? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एमजी स्लाइडेन और दूसरे थियोडर स्वान, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने संयुक्त रूप से क्या किया कि कोशिकाओं का अध्ययन किया और प्लांट्स का, एनिमल्स का अध्ययन किया और सेल थ्योरी दी। एमजी जो स्लाइडन थे इन्होंने 1838 के अंदर, ये जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं हैं, जो सजीव शरीर है वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल्स से मिलकर बना होता है। और ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स मिलकर क्या बना, इनके जो सेल्स के जो उत्पाद होते हैं वो टिश्यू जो बनते हैं, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स और सेल्स प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब आगे बात कर आए उसके एक और वैज्ञानिक थे, जूलॉजिस्ट थे, जो कि थियोडर स्वान। इन्होंने 1838 के अंदर कोशिका के बाहर एक पतली परत पाई जाती है, जिन्होंने इसको जीव द्रव्य झिल्ली कहा। ये जीव द्रव्य झिल्ली जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से क्या दिया? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, पर ये बताने में असफल रहे कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कैसे होता है, नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन कैसे होता है। 1885 में पहली बार ये जो इन दो स्लाइडेन और स्वान थे, उनके बाद में 1885 के अंदर
1885 के अंदर रुडोल्फ विर्चोवा नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका फॉर्मेशन जो है पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। और कई जैसे कि इन्होंने रुडोल्फ स्लाइडेन की और स्वान की जो थ्योरी दी थी उसी का यूज किया और नई थ्योरी दी। इन्होंने बता दिया कि भाई जो ओल्ड है सेल्स हैं उनमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने के कारण नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और कुछ जो सेल थ्योरी की जो कुछ बातें निकलकर सामने आई वो ये थी कि जितने भी सजीव हैं उनका जो शरीर है कोशिकाओं और उसके उत्पाद सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। दूसरा कि कोशिकाएं जो है सभी कोशिकाएं जो क्या है पूर्व स्थित जो पहले की स्थित कोशिकाएं हैं पुराने सेल्स हैं उनसे ही निर्मित होती हैं। और ये सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। तो अब आपको सेल थ्योरी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइज, सेल की साइज और शेप की। किसकी बात करते हैं? सेल की साइज और शेप की। ह्यूमन सेल, आप स्लाइड के ऊपर ह्यूमन सेल्स देख पा रहे हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, कोलुमेलर एपिथेलियम्स है और व्हाइट ब्लड सेल्स आपको स्लाइड के ऊपर दिखाई दे रही होंगी। कोशिकाएं जो हैं सेल्स हैं माप व कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न होती हैं। ये विभिन्न आकार की हो सकती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, बारीक हो सकती है, अमीबोइड आकृति हो सकती है, इनकी अमीबा की जैसी बिगड़ी संरचना हो सकती है, कैसे भी अपने आप को बदल सकती हैं सेल्स कार्य के आधार पर। और जैसे कि है ना न्यूरॉन्स की बात करें हम तो न्यूरॉन्स क्या है कि एक लंबी है शाखित संरचना होती है। आप ये स्लाइड पे कुछ सेल्स देख रहे हैं, इन सब का आकार अलग अलग है। हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसका आकार बाइकॉन्केव होता है, लाइक अ डंबल स्ट्रक्चर मान लो आप इसकी कि ये की डंबल शेप की होती है। इसका ये जो डंबल शेप होना है ये आपको दिखा आपको ये जो एक हमने डंबल शेप बनाया है ये डंबल शेप इसलिए है इसका क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर जब ये बहती है फ्लो होती हैं बाई कॉन्वेक्स संरचना होने के कारण ये आसानी से फ्लो हो पाती हैं। ये कार्य के आधार पे ही इनका जो आकार है बाई कॉन्वेव हुआ। न्यूरॉन्स की बात अगर हम वाइट ब्लड सेल्स को देखें तो वाइट ब्लड सेल्स में आती है जैसे कि लिम्फोसाइट्स आती है, बेसिडोफिल्स आती है, बहुत सारी सेल्स हैं ब्राइट उसके अंदर। तो ये सब की आकृति अलग अलग होती है, इन सब की आकृति अलग अलग होती है। ये सारी निश्चित इनकी कोई पर्टिकुलर कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ये अपना आकार बदलती रहती है। जैसे लिम्फोसाइट है तो जीवाणु का भक्षण करेगी तो उसका आकार अमीबोइड शेप का हो जाएगा, या फिर जो कुछ सेल्स इनकी लंबी हो जाएंगी या फिर गोल होंगी, रोड लाइक स्ट्रक्चर की भी हो सकती है। मतलब इनका जो वाइट ब्लड सेल्स है इनका जो स्ट्रक्चर है जो शेप है वो कोई निश्चित नहीं है। अब हम बात करें न्यूरॉन की। ये जो न्यूरॉन्स है ये नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है ये न्यूरॉन ये सबसे लंबी, एक तो ये लार्जेस्ट सेल्स है ये। और आप देखो इसको तो ये है ना लंबी लॉन्ग है और नीचे से कैसी है ये ब्रांच्ड है। ये ब्रांच्ड और होने का क्या कारण है कि जो आवेग है संवेग है इनका प्रवाह इन न्यूरॉन्स के द्वारा ही होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान इन न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, इसलिए ये ब्रांच्ड और लॉन्ग शेप में। कोलुमेलर एपिथेलियम्स की बात करें तो ये एक स्तंभाकार स्तंभाकार है। अब हम साइज की बात करें तो साइज में जो कोशिकाएं हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ है जैसे कि माइकोप्लाज्मा है तो उसका आकार ना 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। छोटी कोशिकाएं जैसे कि बैक्टीरिया है, नीलरी शैवाल है, पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा है, इनका आकार काफ़ी छोटा होता है। और कुछ सेल्स होती हैं जिनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये जो इनका आकार बड़ा होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स है जैसे कि एनिमल सेल्स है, प्लांट सेल्स है, इनका आकार बड़ा होता है। अब हम आगे देखते हैं कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बातें। अब स्मॉलेस्ट सेल्स जो है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात हम करें, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है? माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है। अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ओस्ट्रिच जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट है सेल।
लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन्स है, नर्वस सिस्टम की जो सेल है न्यूरॉन, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो है स्पर्म। अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल्स की बात करते हैं तो वो है ओव्यूम। ओव्यूम और ये दोनों ही एक सिंगल सेल ही है। अगर हम इनकी वजह से, स्पर्म और ओव्यूम की वजह से ही एक ह्यूमन बॉडी बनती, तो हम कह सकते हैं कि एक छोटी सेल्स थी, इन्हीं की वजह से नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना। कोशिका के बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका है वो बाहर से जो सराउंडिंग एरिया है, हमारा बाहरी एरिया है, उसको अलग करती है बाहरी एरिया से। वो मेम्ब्रेन कहलाती है कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ओनली प्लांट में प्रेजेंट होती है। प्लांट में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक सेलुलोज की ना एक भित्ति पाई जाती है जिसे कि हम सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लांट की विशेषता ही है। प्रत्येक कोशिका के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, ईच सेल्स एक सघन के अंदर झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, कई सेल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये न्यूक्लियस जो होता है नग्न होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ रहता है, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, वरना वेल डेवलप्ड नहीं होता। तो उन कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जिन कोशिकाओं के अंदर ये जो सेल न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, तो इसको हम उन सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जो प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स है, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जीवाणु है, बैक्टीरिया जो नीला शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है, कुछ एल्गीज हैं, यूनिसेलुलर, वो सब किसके अंदर आती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आती है कहलाती है। केंद्रक है जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्या है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसके अंदर कौन सा आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है? आरएनए या फिर डीएनए होता है। इनके अंदर क्या होता है? आरएनए या फिर डीएनए होता है। कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों तरफ एक सेमी लिक्विड लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। जितनी भी सेल्स की क्रियाएं होती है, जो फंक्शंस होते हैं, वो सेल्स के इस द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या है? कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो सेल है, क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गन्स है सेल का, ये ओनली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो हमने अभी सेल की स्ट्रक्चर की जो पढ़ा है, इसकी हम डीपली स्ट्रक्चर अगले वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो आप फर्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे एक प्लांट सेल्स दिखाई दे रही होगी। तो इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, ये सेल वॉल। ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे कि सेल वॉल कहा गया, ये ओनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एनिमल्स के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती। ये तो एक उसकी विशेषता है प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल्स के नीचे, जस्ट नीचे, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है।
ये कोशिक एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में, दोनों में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये जो सराउंडिंग एरिया है उससे अलग रखती है इसको। ये वैक्यूल है, रसधानी जो प्रेजेंट है इसके अंदर, न्यूक्लियस है, सेंटर में आप देख रहे हैं इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट दिख रहा है आपको, केंद्रिका। न्यूक्लियस के बाहर आपको ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो हम इस सेल को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। वेल डेवलप्ड सेल नहीं होती फिर वो। और जब इसके अंदर तो भी प्रेजेंट है, ये जो प्लांट सेल है, तो ये किस प्रकार की सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल्स है वो इसके अंदर के अंदर ही है, इससे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि हमने बताया, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली ऑन प्लांट सेल्स के अंदर। अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, जैसे पावर हाउस का हमने सेल का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, जो कि सेमी सॉलिड बताया हमने, लिक्विड सेमी सॉलिड लिक्विड बताया, इस साइटोप्लाज्म में है। इसके अंदर सारे सेल्स ऑर्गन इसी के अंदर प्रेजेंट है। एम्यूलोप्लास्ट है, सेंट्रोसोम आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है, ये आपको दिख रहा है, रूट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको केंद्र के बाहर ये दिखाई दे रही है, ये सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इनके ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है राइबोसोम्स। क्या है ये है राइबोसोम। अगर ये राइबोसोम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अरेंज होते हैं तो हम इनको कहते हैं रूट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये जो राइबोसोम्स है, अगर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं। ये राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं और 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। 70S आपको पता पड़ता होगा, देखो 70 और 80, ये दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। ये वाले जो है प्रोकैरियोटिक, 70S वाले प्रोकैरियोटिक में होते हैं और 80S जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 80S और 70S की बात करें तो। ठीक है। अब ये गोल्जी बॉडी है, ये जो है गोल्जी बॉडी आपको दिखाई दे रही है, गोल्जी एपरेटस जो है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाले वीडियो प्राप्त होते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।